इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक टॉपिक है इंपोर्ट कोटाज, आयात अभ्यंश या आयात कोटा जिसे कहा जाता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अभ्यंश क्या होता है या आयात कोटा क्या होता है उसका अर्थ समझेंगे। उसके बाद में इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं और आयात कोटा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर इस टॉपिक का जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम आयात कोटा के प्रमुख प्रभाव जो हैं, इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट कोटाज, आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है और जनरल इक्विलिब्रियम, इन दोनों में जो आयात कोटा है अभ्यंश उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अभ्यंश या आयात कोटा का अर्थ समझते हैं कि देखिए, जब कोई देश विदेशों से वस्तुओं का आयात करता है तो एक निश्चित समयावधि में आयात की जाने वाली वस्तुओं की जो मात्रा है अगर वो निश्चित कर दी जाए या जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उनका एक मूल्य अगर निश्चित कर दिया जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अभ्यंश कहेंगे या आयात कोटा कहेंगे। किसी वस्तु की स्थिर मात्रा के आयात की अगर अनुमति दी जाती है मूल्य या परिमाण के आधार पर, ठीक है, परिमाण का मतलब क्या हो गया, मात्रा के आधार पर। तो जब किसी वस्तु की एक स्थिर मात्रा या स्थिर मूल्यों के आयात की अनुमति दी जाती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अभ्यंश कहते हैं या आयात कोटा कहते हैं। अब जैसे देखो, हमने मूल्य की बात की कि माना कि सरकार के द्वारा जो आयात करता है, जो इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए एक राशि निर्धारित कर दी जाती है कि आप अगर विदेशों से कोई चीज़ आयात कर रहे हो, जैसे कि आप कलर टीवी का आयात कर रहे हो तो कलर टीवी का जो आप आयात कर रहे हो वो कितना कर सकते हो, 50,000 करोड़ रुपए कर सकते हो। यहाँ हमने कह दिया कि 50 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर आप क्या कर सकते हो, टीवी का आयात कर सकते हो। तो ये एक तरह से क्या हो गया, मात्रा मूल्य के आधार पर हो गया। और मात्रा के आधार पर हम देखें, परिमाण के आधार पर कि सरकार ने अगर ऐसा निर्धारित कर दिया है कि आप विदेशों से जो कलर टीवी आयात कर रहे हो वो अधिकतम आप कितना आयात कर सकते हो, 5,000 कलर टीवी का आप आयात कर सकते हो। तो जब सरकार के द्वारा मात्रात्मक या फिर मूल्य के आधार पर आयात की जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है उसको अगर निश्चित कर दिया जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अभ्यंश कहते हैं, आयात कोटा कहते हैं। आगे समझ में, आयात कोटा या अभ्यंश का मतलब क्या हो गया कि जो आयात करता है वो कितना आयात कर सकते हैं, उनके लिए एक निश्चित मात्रा एक निश्चित समयावधि में, सामान्यतः जैसे एक वर्ष की हम बात करते हैं तो एक वर्ष की अवधि में जो आयात करता है वो किसी वस्तु की कितनी मात्रा या कितने मूल्य का वो आयात कर सकते हैं उसकी एक तरह से अनुमति दी जाती है सरकार के द्वारा। तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात कोटा कहते हैं या अभ्यंश भी कह सकते हैं। और आयात कोटा या अभ्यंश जो है वो एक तरह से क्या है, संरक्षण की मेथड है, प्रोटेक्शन, मतलब जो हमारे घरेलू उद्योग है, जो देशी उद्योग है, उनको संरक्षण देने के लिए सरकार क्या करती है, ये जो अभ्यंश प्रणाली है, आयात कोटा प्रणाली है, इसका प्रयोग करती है। हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, जो हमारे देश के उद्योग हैं, उनको संरक्षण देने के लिए जो विदेशी प्रतियोगिता हैं उनसे सामना करने के लिए सरकार क्या करती है, आयात कोटा प्रणाली का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार आयात के लिए लाइसेंस जारी करती हैं, ठीक है। और ये जो लाइसेंस होता है वो प्रतियोगी कीमत पर बेचा जाता है, एक तरह से कि जो ज़्यादा कीमत देगा, ठीक है, उनको लाइसेंस मिल जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकार क्या करती है, आयातकर्ताओं को लाइसेंस देती हैं। और या फिर सरकार ऐसा कर सकती हैं कि किसी वस्तु का आयात करने के लिए, किसी विशेष वस्तु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयात करने के लिए सरकार क्या करती हैं, उन्हें एक सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा प्रदान कर देती हैं कि आपको ये 50,000 डॉलर दे दिए जाए। जैसे माना कि सरकार ने क्या कर दिया, 50,000 डॉलर जो हैं वो आयातकर्ताओं को उपलब्ध करा दिया है और सरकार ने कहा है कि आप इस मूल्य से जितना आयात करना चाहते हो वो आयात कर सकते हो किसी एक वस्तु विशेष का। माना कि जो हमारा उदाहरण हम ले रहे हैं कि जो आप कलर टीवी आयात कर रहे हो उसके लिए राशि आपके पास में है 50,000 डॉलर। इस राशि से आप जो आयात करना चाहते हो कलर टीवी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रणाली को हम क्या कहेंगे, आयात कोटा कहते हैं। और मुख्य रूप से ये जो
प्रणाली हैं वो सरकार के द्वारा कब अपनाई जाती हैं? जब सरकार क्या चाहती हैं, अपने जो घरेलू उद्योग हैं उनको विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देना चाहें, या फिर अगर हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर वो असंतुलन की स्थिति में है तो उस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार इस प्रकार की नीति अपनाई जा सकती हैं, और जो हम आयात कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लागू कर देती हैं। अब देखिए इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जो आयात कोटा या अभ्यंश है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है टेरिफ कोटा, या जिसको हम तटकर अभ्यंश भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में टेरिफ शब्द को हम कहते हैं तटकर, और कोटा शब्द का जो हिंदी है वो क्या है, अभ्यंश। तो तटकर अभ्यंश कह सकते हैं या टेरिफ कोटा कह सकते हैं। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार किसी वस्तु का आयात करने के लिए जो आज्ञा देती हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ तो सरकार बोल दे कि आप इस वस्तु का जो आयात कर रहे हो वो आप बिना शुल्क के आयात कर सकते हो, या जो आयात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस निश्चित मात्रा माना कि 100 इकाइयों का अगर आयात करते हो, ठीक है, तब तक सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, या अगर शुल्क देना पड़ रहा है तो उसके लिए एक तरह से जो रेट है, ठीक है, आयात शुल्क जो है वो एक तरह से क्या होता है, बहुत कम होता है। उस शुल्क पर आप क्या कर सकते हो, आयात कर सकते हो। लेकिन जब आप विदेशों से इस वस्तु की 100 इकाइयों से ज़्यादा का आयात करोगे तो इस स्थिति में जो आयात शुल्क है वो एक तरह से ज़्यादा लिया जाएगा, उसकी जो दर है वो एक तरह से क्या होगी, ऊंची होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेरिफ कोटा कहते हैं, तटकर कोटा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा किसी वस्तु की सीमित मात्रा का आयात करने की अनुमति दी जाती है, कम शुल्क पर या निःशुल्क भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस मात्रा से अधिक मात्रा में अगर आयात किया जाता है तो शुल्क जो है, ठीक है, उसकी दर एक तरह से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है एक पक्षीय कोटा। ठीक है, एक पक्षी में क्या होता है कि आयात, जिस वस्तु का आयात किया जा रहा है उसकी कितनी मात्रा या मूल्य का जो आयात किया जा रहा है उसका निर्धारण अगर दूसरे देशों से समझौते किए बिना अपने देश में अगर उसको लागू करने के लिए कोई कानून के माध्यम से अगर निश्चित कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पक्षी। अगर कोई देश दूसरे देशों से जो वस्तु का आयात कर रहा है उस आयात की मात्रा का निर्धारण अगर अन्य देशों से समझौते किए बिना ही लागू कर देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पक्षी। माना कि भारत अगर अमेरिका से कोई वस्तु आयात करता है लेकिन अमेरिका से आयात की जाने वाली वस्तुओं की जो मात्रा है वो अगर एक निश्चित कर दी जाती है अमेरिका से किसी प्रकार का समझौते किए बिना, तो इसी प्रणाली को हम क्या कहेंगे, एक पक्षी कोटा प्रणाली कहेंगे। अन्य देशों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है और आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा या मूल्य को निश्चित कर दिया गया है। और इस प्रकार की जो प्रणाली है उसमें जो कोटा है, ठीक है, वो 2 प्रकार का हो सकता है। अभ्यंश जो है, एक होता है व्यापक कोटा और दूसरा होता है आवंटित कोटा। ठीक है, व्यापक के अंतर्गत क्या होता है कि जो हम आयात कर रहे हैं, ठीक है, उस जिस वस्तु का हम आयात कर रहे हैं, माना कि सरकार ने उसके लिए कितना निर्धारित कर दिया है, 50 करोड़ रुपए का मूल्य निर्धारित कर दिया है। तो इस 50 करोड़ रुपए की जो वस्तुएं हैं अगर हम किसी एक देश से आयात कर सकते हैं, ठीक है, केवल एक ही देश से हम 50 करोड़ रुपए की वस्तु आयात कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यापक कोटा प्रणाली। लेकिन 50 करोड़ का जो ये बजट आवंटित किया है आयात करने के लिए, अगर इसको अलग अलग देशों के लिए अलग अलग बांट दिया जाए, माना कि 5 देशों से आपको आयात करना है, उसके लिए राशि है 50 करोड़ और प्रत्येक देश से आप कितना आयात कर सकते हो, 10 करोड़ का। तो जब विभिन्न देशों में आयात की जाने वाली जो ये मूल्य उसको बांट दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आवंटित कोटा प्रणाली। और जब संपूर्ण राशि को हम किसी एक देश से आयात कर सकते हैं तो वो हो गया हमारा व्यापक कोटा प्रणाली। नेक्स्ट हमारा है बहुपक्षीय कोटा प्रणाली। बहुपक्षीय में क्या होता है कि जब आयात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक या एक से जो अधिक देश हैं उनके साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता कर लेते हैं और उस समझौते के आधार पर कोटे का जो है वो निर्धारण किया जाता है कि भारत ने जैसे अमेरिका के साथ में समझौता कर लिया है और उस समझौते के आधार पर अभ्यंश या कोटा निर्धारित किया जाता है। तो इसी प्रणाली को हम कहते हैं बहुपक्षीय। लेकिन दूसरे देशों के साथ में अगर समझौता नहीं किया जाता है और कोटे का निर्धारण कर लिया जाता है तो उसको हम क्या
कहते हैं, एक पक्षीय कोटा प्रणाली। तो बहुपक्षी में तो क्या होता है, अन्य देशों के साथ में समझौते के आधार पर कोटे का निर्धारण किया जाता है, सहमति के आधार पर। इसलिए प्रोफेसर जो हेबरलर हैं वो इसको क्या कहते हैं, एग्रीड कोटा कहते हैं, सहमति अभ्यंश कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिश्रण कोटा, मिक्सिंग कोटा सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार जो आयात करने के लिए लाइसेंस देती हैं, उसके लिए क्या किया जाता है कि जो घरेलू उत्पादन करने वाले, घरेलू कच्चा माल उत्पादन करने वाले जो उत्पादक हैं, ठीक है, उनको और जिन कच्चे माल का विदेशों से आयात किया जा रहा है उसके लिए एक अनुपात जो होता है वो निश्चित कर दिया जाता है। मतलब किसी वस्तु को बनाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता है, उस कच्चे माल में जो हम विदेशों से आयात कर रहे हैं उसकी कितनी मात्रा होगी और हमारे देश में जो कच्चा माल उपलब्ध है उसकी कितनी मात्रा होगी, उसका एक अनुपात जो है वो निश्चित कर दिया जाता है। तो इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कोटा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मिश्रण कोटा प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे देश में जो घरेलू उत्पादक हैं, ठीक है, वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें आयात किया जाने वाला कच्चे माल कितना होगा और घरेलू कच्चा माल कितना होगा, दोनों का जो निर्धारण है वो किया जाता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, ठीक है, घरेलू कच्चे माल के जो उत्पादक हैं उनको संरक्षण देने के लिए इस प्रकार की जो प्रणाली वो अपनाई जाती हैं। और जब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता है, अगर उसके लिए जो कच्चा माल हमारे देश में जो उपलब्ध है उसका प्रयोग किया जाएगा तो हमको बाहर से कम मंगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा की बचत भी होती है। तो मिश्रित कोटा प्रणाली जो होता है उससे दो प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक तो हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको विदेशों से प्रतियोगिता में संरक्षण मिल जाता है, कच्चे माल के जो उत्पादक हैं उनको, और दूसरा कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी बचत होती है। नेक्स्ट हमारा है आयात लाइसेंसिंग। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि जो आयात करने वाले आयात करता हैं, ठीक है, वो जिस भी वस्तु का आयात कर रहे हैं उसका आयात करने के लिए सरकार क्या करती हैं, आयात के लाइसेंस जारी करती हैं। तो इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, आयात लाइसेंसिंग। ठीक है, किसी विशेष वस्तु का आयात करना है, उस आयात को करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। तो इस प्रणाली को हम क्या कहेंगे, आयात लाइसेंसिंग प्रणाली। तो ये सारे हमारे हो गए हैं आयात जो कर हैं, जो अभ्यंश हैं वो कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो आयात कोटा है या जो अभ्यंश हैं उसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट कोटा, आयात अभ्यंश के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, आयात अभ्यंश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सरकार क्या करते हैं, उस देश के जो आयात हैं, जो इंपोर्ट हैं, उसको एक तरह से वो कंट्रोल करना चाहती है, उसको वो नियंत्रित करना चाहती है कि आयातों की मात्रा में एक तरह से कमी हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है हमारा, भुगतान शेष असंतुलन को दूर करना। ठीक है, भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो असंतुलन की स्थिति में कब होता है, जब किसी देश की जो प्राप्तियां हैं वो कम होती हैं भुगतान की तुलना में। या इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई देश आयात अगर अधिक मात्रा में करता है और निर्यात अगर उसके कम होते हैं तो उस देश का जो भुगतान शेष है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो असंतुलन की स्थिति में होगा। और इस असंतुलन को दूर करने के लिए जो अभ्यंश है, आयात कोटा है, वो निर्धारित किया जाता है, जिससे क्या होता है, आयातों में कमी आ जाती है, उस देश के पास में जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होती है, और विदेशी मुद्रा की बचत होने से उस देश के पास में अगर विदेशी विनिमय का संकट है तो वो भी दूर होता है। दूसरा है शिशु उद्योगों का संरक्षण, टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्री। जो किसी देश में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, शिशु उद्योग होते हैं, तो उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भी सरकार के द्वारा जो आयात कोटा प्रणाली है, जो अभ्यंश प्रणाली है, उसका प्रयोग किया जाता है। अभ्यंश प्रणाली से क्या होता है, आयात की जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है वो निर्धारित हो जाती हैं, जिससे जो घरेलू उद्योग हैं उनके विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो शिशु उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भी जो आयात कोटा है, अभ्यंश प्रणाली है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है अनावश्यक वस्तुओं पर रोक, टू कंट्रोल नॉन एसेंशियल गुड्स।
ऐसी वस्तुएं जो आवश्यक नहीं है अगर हम वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, ठीक है, जो अनावश्यक वस्तु हो सकती हैं या जो विलासिता वाली वस्तु होती हैं जो जिनका प्रयोग करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो अगर ऐसी वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात किया जाता है तो हमें विदेशी मुद्रा का अधिक भुगतान करना पड़ता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर सकते हैं कि अगर हम अनावश्यक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं तो सरकार उनको रोकने के लिए आयात अभ्यंतर प्रणाली है उसका प्रयोग कर सकती हैं। नेक्स्ट है राशिपातन के प्रभावों को कम करना, कि जब कोई देश राशिपातन का प्रयोग करता है तो राशिपातन के अंतर्गत क्या होता है कि उस देश में जो वस्तुएं हैं वो तो अधिक कीमत पर है लेकिन विदेशी बाजार में जो कीमत है वो एक तरह से कम कीमत पर बेची जाती है। कि माना कि कोई वस्तु है, एक टीवी है, उसको भारत में अगर 5,000 रुपये में बेचा जाता है लेकिन उसी टीवी को अगर निर्यात किया जाता है माना कि 4,000 रुपये में, मतलब विदेशी बाजार में अगर घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमत पर बेचा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राशिपातन कहते हैं। और राशिपातन से क्या होता है, जो निर्यात हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगर कोई दूसरा देश माना कि अमेरिका राशिपातन की जो डंपिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रणाली को अगर अपनाता है तो जिस भी वस्तु की वो राशिपातन करेगा, डंपिंग करेगा अमेरिका भारत के लिए माना कि, तो भारत में जो आयात करता है वो उस चीज़ को क्या करेंगे, ज़्यादा मंगाएंगे। तो राशिपातन के प्रभाव को कम करने के लिए भी सरकार क्या कर सकती हैं, इंपोर्ट कोटा जो है अभ्यंतर उसका प्रयोग कर सकती है। माना कि सरकार जो आयात की जाने वाली वस्तु उसकी एक निश्चित मात्रा निर्धारित करेगी कि आपको भले सस्ती भी मिल रही तो भी आप उससे ज़्यादा मात्रा में आयात नहीं कर सकते हो। तो राशिपातन के प्रभाव को कम करने के लिए भी सरकार इस प्रकार की जो प्रणाली है उसका प्रयोग कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है सट्टात्मक आयातों को रोकना, टू प्रिवेंट स्पेकुलेटिव इंपोर्ट। देखिए सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं का जो मूल्य है, ठीक है, जब आयात किया जाता है तो आयातों से क्या हो सकता है, जो सट्टात्मक प्रवृत्ति हैं, कीमतों में कमी वृद्धि से जो लाभ कमाने की प्रवृत्ति हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो सट्टात्मक प्रवृत्ति जो है आयात हैं उनको रोकने के लिए भी, जैसे कि माना कि हमारे यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो उस महंगी चीज़ को, ठीक है, हमारे जो घरेलू है हमारे देश हैं उसमें उस वस्तु की कीमत कितनी, माना कि 10 रुपये हैं हमारे मार्केट में, लेकिन वही वस्तु अगर हमको विदेशी बाजार से 5 रुपये में मिल जाती हैं तो अब हमारे आयातकर्ता क्या करते हैं, वहाँ से इस 5 रुपये में वस्तु को आयात करके हमारे घरेलू बाजार में 10 रुपये में बेच के वो क्या करते हैं, अतिरिक्त लाभ कमाने लग जाते हैं। तो ये जो सट्टात्मक प्रवृत्ति हैं उसको रोकने के लिए भी क्या होता है, आयात की जाने वाले वस्तु का एक कोटा या अभ्यंतर मात्रा जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है। तो सट्टात्मक आयात जो होते हैं उनको रोकने के लिए भी सरकार क्या कर सकती हैं, इस प्रणाली का प्रयोग कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है आयातों एवं कीमतों के उतार चढ़ावों को रोकना, कि जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं, ठीक है, और आयात करने से क्या होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं, वस्तुओं की कीमतें वो एक तरह से क्या होती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो कोटा निर्धारित करने से क्या होता है सामान्यतः कि वस्तुओं की जो कीमत है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। तो वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए, आयातों में उतार चढ़ावों को रोकने के लिए, आयातों की जो प्रवृत्ति है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए भी सरकार क्या कर सकती हैं, इसका प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है, कोटा प्रणाली जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। सरकार के द्वारा अगर आवश्यक वस्तुओं के बारे में अगर हम देखेंगे, अगर कीमतें बढ़ रही है तो सरकार क्या करती हैं, कोटा निर्धारित कर देती हैं और फिर आवश्यक वस्तुओं का ही वो क्या करती हैं, आयात करती हैं। क्योंकि देखिए आवश्यक वस्तुओं की अगर हमारे यहाँ पे कमी हो जाती हैं तो उनकी कीमतें क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। और कीमतों में ये जो बढ़ने की प्रवृत्ति है उसमें स्थिरता लाने के लिए सरकार क्या कर सकती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका आयात करेगी और जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, विलासिता वाली वस्तुएं हैं, उनके आयात के ऊपर अगर वो रोक लगा देगी, ताकि हमारे घरेलू स्तर पर वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव नहीं हो, उसमें एक तरह से स्थिरता बनी रहे। तो ये प्रयास भी किया जा सकता है। और अंतिम हमारा है प्रतिशोध या प्रतिकार करना, टू रिटालिएट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक देश क्या करता है, जैसे भारत है और दूसरा देश है माना कि चीन है। ठीक है, प्रतिकार करने का मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, चाइना से अगर कोई वस्तु आयात करते हैं, ठीक है, लेकिन चाइना ने क्या किया,
या निर्यात करते हैं, जैसे भारत निर्यात करता है चाइना को, ठीक है, और चाइना वाले जो है वो आयात करते हैं। अब चाइना ने क्या किया, इस आयात की जो मात्रा है वो निर्धारित कर दी है, ठीक है, इसका जो कोटा है, अभ्यंश है, वो निर्धारित कर दिया है। तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए भारत भी क्या करता है, चाइना से जिन वस्तुओं का आयात कर रहा है उन आयातों का एक कोटा निश्चित कर देता है, उनका एक अभ्यंश निश्चित कर देता है। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है, ठीक है, कोटा प्रणाली के माध्यम से जो इसका प्रतिकार है, प्रतिशोध है, ठीक है, टू रिटेलिएट हम कह सकते हैं, तो प्रतिशोध की भावना से भी ये